एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आज से केवल 1 साल पहले अपने पूरे कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा था। मतलब 2024 के अंदर में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि लोग भर भर के इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। 2024 के अंदर में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसके लगभग सभी कैटेगरीज के अंदर, इसके मिड कैप के अंदर, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर इसका एवं बहुत तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ही इतना बढ़िया दे रहा था। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी निकल के आई थी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड था जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही कम कंपनीज को होल्ड करता था। केवल 15 कंपनी, 20 कंपनी, 25 कंपनी कोई पोर्टफोलियो में रखता था। अब इसका नतीजा क्या हुआ था कि ये म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा था। बट अचानक से जनवरी महीने के अंदर में एक ऐसा इवेंट होता है, इसके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक होता है जिसके अंदर कुछ गलत न्यूज फैलाई जाती है। उसके वजह से उस स्टॉक के अंदर लगभग 30% की गिरावट होती है। और 30% की अगर एक मेन स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है, केवल 20 कंपनी को होल्ड कर रहा है म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियस सी बात है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। यही हुआ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ। उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ एंड पिछले 1 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट चौंकाने वाली बात क्या है कि इस म्यूचुअल फंड की जो बाकी कैटेगरीज है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। मैं आज कंपेयर करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को। लार्ज एंड मिड कैप एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी होती है। इसके अंदर दोनों कंपनीज पाई जाती हैं, लार्ज कैप भी और मिड कैप भी। बट जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें ज्यादातर पैसा आपका मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी के टाइम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नीचे क्यों गिर रहा है, इन दोनों म्यूचुअल फंड में से बेटर म्यूचुअल फंड कौन है लंबे टाइम के लिए, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हर एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और लार्ज एंड मिड कैप के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को लगभग 65% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा होता है। इस म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मतलब बहुत ही कम कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। अभी के टाइम पे अगर बात करें तो ये म्यूचुअल फंड केवल 15 कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। अब दिक्कत ये नहीं है कि 15 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, दिक्कत ये है कि इन 15 कंपनी में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ही ज्यादा वेटेज है एक कंपनी का, 10% का वेटेज है, 8% का वेटेज है, 9% का वेटेज है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इस 15 कंपनी में से 2-3 कंपनी फ्लॉप हो जाती है, नहीं चलती है, तो पूरे पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट पड़ता है, पूरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जो कि आपको जनवरी महीने में देखने को मिला था। कल्याण ज्वेलर्स में लगभग 30% की गिरावट हुई थी। उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड कल्याण ज्वेलर्स में लगभग 10% का वेटेज लेके बैठा हुआ था। अब जब कल्याण ज्वेलर्स 30% नीचे गिरता है जनवरी महीने में, वो इसलिए नीचे गिरा था क्योंकि उसके अंदर एक गलत न्यूज फैला दिया गया था। उस गलत न्यूज के चलते वो स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे गिरा। अब इसके वजह से इस म्यूचुअल फंड पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। जनवरी महीने के अंदर में ये म्यूचुअल फंड बहुत ही नीचे गिर रहा था। आज के टाइम पे भी म्यूचुअल फंड कल्याण ज्वेलर्स के अंदर लगभग 8% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। अब दिक्कत क्या है कि अभी के टाइम में एक ऐसी कंपनी को ऐड कर लिया है जो बिल्कुल ही ओवर वैल्यूड है। मतलब ये उन कंपनीज के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता है ग्रोथ के चलते कि आपको ग्रोथ मिल पाए, आपको रिटर्न मिल पाए, जो ओवर वैल्यूड है। आपने नाम सुना होगा पेटीएम का, जो आज के टाइम में 197 कम्युनिकेशन हो चुका है। इस कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 700 से भी ऊपर चल रहा है, 700 से ऊपर पी रेशियो चल रहा है। और अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो केवल 240 है, बट स्टॉक का प्राइस चल रहा है लगभग 1245 और इसकी अर्निंग हो ही नहीं पा रही है, कोई भी अर्निंग नहीं हो रहा है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, केवल स्टॉक का प्राइस भागे जा रहा है। अब इसके अंदर आपके पैसे को लगभग 9% इन्वेस्ट किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। ये कंपनी आज के टाइम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर तीसरा सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठी हुई है। अब यही नुकसान होता है जब स्टॉक्स नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता है। यही नुकसान होता है कम कंपनीज होल्ड करने का पोर्टफोलियो के अंदर। ये म्यूचुअल फंड कुछ सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंज्यूमर टेक हो गया, इन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इन सेक्टर्स की ज्यादा कंपनीज आपको मिलने वाली है। वहीं अगर बात करूं मैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो ये आपके पैसे को दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप के अंदर भी, मिड कैप के अंदर भी। अब इसका फायदा ये होता है कि लार्ज कैप से आपको स्टेबिलिटी मिलती रहती है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये फंड ज्यादा नीचे नहीं गिर पाता है लार्ज कैप की वजह से। वहीं मिड कैप से इसको ग्रोथ मिलता रहता है, मतलब मिड कैप जब भागना स्टार्ट होता है तो ये म्यूचुअल फंड भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें मोतीलाल के इन दोनों म्यूचुअल फंड की, तो जो इसका मिड कैप कैटेगरी है उसमें आपको लंबे टाइम में ग्रोथ भी ज्यादा मिल सकता है एंड आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में गिरावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, केवल इसके कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो की वजह से। वहीं लार्ज एंड मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों मिलने वाला है। अब एक बार हम इन दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेते हैं कि आखिर में इनका रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट इनके
इनका पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज है, कितना वेटेज है, एंड इन दोनों म्यूचुअल फंड में से आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो यहां पे देखिए इसका फंड साइज है लगभग 37,500 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। वहीं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो इसका फंड साइज है लगभग 14,800 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो इसका भी 0.6% का है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग -2% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूं, पिछले एक साल के अंदर में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है म्यूचुअल फंड। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 3% का रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 3 महीने की बात करें, यहां पे -2% का रिटर्न है, बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। बट अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो देखिए लगभग 25% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 31% का रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर हम जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से बात करें तो लगभग 10 साल के अंदर में 23% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसके लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर में लगभग 6% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को ये भी बीट नहीं कर पाया है पिछले एक साल के अंदर में। बट ये मिड कैप कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दिया है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, केवल एक रीजन से, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप की भी कंपनी है। वहीं शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की तो लगभग 3% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 2% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, केवल एक रीजन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मिड कैप कंपनीज भी होने वाली है। वहीं अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 25% का ये भी म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ यानी कि लगभग 2020 से लेकर अभी तक 6 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 24% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब पूरे मिड कैप में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड नहीं है 5 साल के टाइम पीरियड में। वही 3 साल की बात करें 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 1 साल में देखिए लगभग 29 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब टोटल पूरे मिड कैप के अंदर 29 म्यूचुअल फंड है और ये 29 नंबर पे ही रैंक कर रहा है, मतलब सबसे नीचे रैंक कर रहा है। वहीं अगर इसके लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में बात करें तो ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है 2019 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 1 साल के अंदर में 19 नंबर पे रैंक कर रहा है। टोटल म्यूचुअल फंड 31 से पूरे लार्ज एंड मिड कैप के अंदर उसमें से 19 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो कि इनका पोर्टफोलियो है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 124% का है। मतलब एक चीज आपको साफ साफ दिख रही है कि इसके पोर्टफोलियो में पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। फंड मैनेजर ने फ्रीक्वेंटली चेंज किया है इसके पोर्टफोलियो को, मतलब नए नए स्टॉक्स को लाया जा रहा है और जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको बाहर किया जा रहा है। मतलब ये सारी चीजें की जा रही हैं इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। इक्विटी की बात करें 87% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 15 होने वाले, केवल 15 कंपनीज होने वाली हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं होगा जो 10 कंपनी के अंदर 15-20 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हो। ये बहुत ही कम कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लार्ज कैप की कंपनी कोई भी नहीं है। सारा पैसा ये मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिखने वाला है, जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। इस कंपनी ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल में, लगभग 7-8% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे कोफोर्ज लिमिटेड, जिसका लगभग 9% का वेटेज है। इस कंपनी ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अब देखिए परसिस्टेंट सिस्टम हो गया या कोफोर्ज हो गया, इनके अंदर 1 साल पहले कुछ ज्यादा वेटेज नहीं था। ये केवल इस साल के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है, केवल एक रीजन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर आपको एक कंपनी दिखेगी कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में आप देखिए नवंबर 2024 के अंदर में सबसे ज्यादा वेटेज था, लगभग 9.6% का। और नीचे अगर आप आएंगे तो पॉलीकैब इंडिया दिखेगा, जिसका लगभग 9.96% का वेटेज था नवंबर 2024 के अंदर में। अब ये जो 2 कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स और पॉलीकैब इंडिया, ये 2 कंपनी जो थी ना, ये टॉप पे रहती थी इस म्यूचुअल फंड के अंदर, मतलब लगभग 10-10% का वेटेज लेके बैठी हुई थी। बट ऑब्वियस सी बात है, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर एक भारी गिरावट हुई जनवरी महीने के अंदर में। उसके बाद वेटेज कम कर दिया गया कल्याण ज्वेलर्स से, और अभी के टाइम में परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज टॉप 1 में है। तीसरे नंबर पे जो कंपनी है ना, मेरे को बहुत ज्यादा हैरान करके रखी हुई है, ये भागे जा रही है, इसका शेयर भागे जा रहा है 197 कम्युनिकेशन का, जो कि पेटीएम है। पेटीएम का स्टॉक भागे जा रहा है, बट अर्निंग हो ही नहीं पा रही है। जब अर्निंग नहीं हो रहा है तो स्टॉक का प्राइस मैनिपुलेट किया जा रहा है। और क्यों ये म्यूचुअल फंड इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये मेरा सवाल है इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से। क्या आप भी यही देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी का शेयर भाग रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी इसके अंदर घुस जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी रिटर्न मिल जाएगा? क्या आप ये देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स में
ये दिखा रहा है साफ साफ कि कंपनी लॉस में चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया है, नहीं तो ये बहुत हेवी लॉस में चल रही थी, ये कंपनी डूबने वाली थी। कैसे कैसे ये बच गई है वो बड़ी बात है। आप इनके अंदर 8-8% का 9-9% का वेटेज लेके बैठे हुए हैं, ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। चौथे नंबर पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसने पिछले 1 साल के अंदर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इटर्नल को लेके बैठे हुए हैं, इटर्नल लगभग 8% का वेटेज है। अब देखिए इटर्नल भी भाग रहा है, केवल इसका स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, इटर्नल का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर आप इटर्नल के फाइनेंशियल को जाकर देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रहा है, केवल ब्लिंकिट बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है इटर्नल के अंदर। बाकी जोमेटो की हालत खराब है, जोमेटो लॉस ही करता आ रहा है। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि इटर्नल का भी लगभग 8% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स लगभग 8% का वेटेज है। ट्रेंट है, पॉलीकैब है, केन्स टेक्नोलॉजी है, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ध्यान रहे, इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, इनके फाइनेंशियल के बारे में, इनकी अर्निंग कैसी हो रही है, इनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, इन कंपनीज के ऊपर लोन कितना है, डेट कितना है, इन सब चीजों को रिसर्च करिए, क्योंकि केवल 15 ही कंपनी है, आप रिसर्च कर सकते हैं। वहीं अगर इसके लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 33% का है, मतलब ज्यादा बदलाव नहीं होता है इसके पोर्टफोलियो में। इक्विटी में 99% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 33 होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, लार्ज एंड मिड कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। इटर्नल का लगभग 6% का वेटेज है, इसके अंदर भी इटर्नल टॉप पे अभी के टाइम में। तो अगर इटर्नल के अंदर एक भारी गिरावट होती है आगे चल के, जो कि गिरावट हो रही है पिछले 1 महीने से, तो इस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस का 4% का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 4% का है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, पीटीसी इंडस्ट्री, वारी एनर्जी, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर बात करें इन दोनों म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियो के बारे में, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 16 का है। ऑब्वियस सी बात है 16 का होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो इसके अंदर वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा होती है। बीटा बढ़िया है इस म्यूचुअल फंड का, कैटेगरी एवरेज से कम है, तो गिरावट कम हो सकती है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बट अगर कंपनी फ्लॉप कर जाए, कंपनी ज्यादा नीचे गिर जाए, तो ये म्यूचुअल फंड भारी नीचे गिरता है, क्योंकि केवल 15 ही कंपनीज है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1 से बहुत ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज से भी बहुत ज्यादा है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बढ़िया देता आ रहा है। वहीं अगर हम इसके लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 16.5 का है, मतलब ये मिड कैप से भी ज्यादा है, मतलब इसके अंदर और ज्यादा वोलेटिलिटी होती है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा 1 से ज्यादा है, मतलब मार्केट से भी ज्यादा नीचे गिरता है और कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा नीचे गिरता है ये म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बढ़िया आपको दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों म्यूचुअल फंड ना बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, नहीं तो आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड से दूर रहना है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच किया है और आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन को ध्यान से देखा है, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम से एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। जो इसका मिड कैप का म्यूचुअल फंड है उसने 10 साल के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है। इसके लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 साल में लगभग 24% का रिटर्न दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है इन म्यूचुअल फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है लंबे टाइम से, बट पिछले 1 साल से इनकी हालत खराब है। स्पेशली जो इसका मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उसकी हालत खराब है, केवल एक रीजन की वजह से कि पोर्टफोलियो में 15 कंपनी है, 20 कंपनी है, 25 कंपनी है। अब इनमें से अगर 2-3 कंपनी में भारी गिरावट होती है, भारी लॉस होता है, तो इसके वजह से पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज देखने को मिल रहा है मिड कैप के अंदर। बट अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है लंबे टाइम के अंदर में, तो ये म्यूचुअल फंड भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है, मिड कैप म्यूचुअल फंड। वहीं अगर बात करूं इसके लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये थोड़ा सा स्टेबल है मिड कैप के मुकाबले, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर में ये नीचे नहीं गिरा हुआ है, बट कैटेगरी और बेंचमार्क को ये भी बीट नहीं कर पाया है। बट ये मिड कैप के मुकाबले अच्छा म्यूचुअल फंड है, स्टेबल म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं और आप ग्रोथ भी चाहते हैं लंबे टाइम में, तो लार्ज एंड मिड कैप की तरफ जाइएगा। एंड अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर है जो गिरावट के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा ग्रोथ हासिल करना, तो आप मिड कैप में जाइएगा। बट आपको बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा गिरावट के लिए, क्योंकि कभी भी गिरावट हो सकती है, बहुत ही कम कंपनीज है। आई होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इन दोनों म्यूचुअल फंड को लेके, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट करके ये बताइए कि आप मोतीलाल के कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितना % वेटेज लेके बैठे हुए हैं इस पूरे के पूरे एएमसी के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।